हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। प्लानिंग इन इंडिया के लेक्चर नंबर 7 पे पहुंचते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर नंबर 7 पे हम जा रहे हैं बात करने की व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। चलो, देश आज़ाद हो गया है या आज़ाद हो गए होने वाला है, जो भी कुछ कहो, और उस समय का जैसा लिटरेचर हो उसी के हिसाब से बात करेंगे हम। तो प्लानिंग फॉर इंडिया वॉज एन इंस्ट्रूमेंट टू रियलाइज द एस्पिरेशन एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। क्योंकि प्लानिंग ही है ना जो आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिसाइड करेगा। और ऐसे लोग जिन्होंने इतने समय तक इतनी कमेटी बनाई, इतनी पैनल बनाया, फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ाई करी, कॉलोनी थे आप, सब ने मिलजुल के कैसे भी आपके देश का पूरा एक प्रोफार्मा क्या किया, तैयार किया। तो और वो प्रोफार्मा में जिम्मेदारी मिली प्लानिंग को। तो जब प्लानिंग को जिम्मेदारी मिली तो जाहिर सी बात है कि उसी से ना एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि देश का फ्यूचर क्या होगा, अच्छा होगा। और आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर भी प्लानिंग का जिक्र क्यों किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी प्लानिंग का बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन हुआ। नेशनल प्लानिंग कमेटी तो जो है 1938 में ही बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न किया गया किसका, प्लानिंग का। So there are three important features included in the constitutional provision which pertain to the objective of planning in the country। कि 3 प्रोविज़न हैं हमारे देश के संविधान में जो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव को पर्टेन करते हैं। तो हम उसी चीज़ों को हम यहाँ पर समझते हैं कि वो क्या है। जब कभी भी हम इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो सब्जेक्ट मैटर है वो कंकरेंट लिस्ट का है। आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि जब कभी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिवीज़न ऑफ पावर की बात की जाती है। और जब कभी डिवीज़न ऑफ पावर की बात की जाती है तो डिवीज़न ऑफ पावर में आप ये देखते हैं कि यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कंकरेंट लिस्ट होता है। यूनियन लिस्ट के मैटर पे लॉ बनाने का हक पार्लियामेंट के पास होता है, स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने का हक स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। और जब कभी हम कंकरेंट लिस्ट पे आते हैं तो यहाँ पर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी बनाता है। और इसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रेज्यूडरी पावर के बारे में लिखा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में ना लिखी हो उसी को हम रेज्यूडरी पावर कहते हैं। और उस पर हक किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ऐसा क्यों किया गया है कि सेंटर को इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? इसीलिए बनाया गया है कि अगर मान लो कि डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ एक्टिविटी की ज़रूरत है तो सेंटर के पास अगर पावर ज़्यादा होगी तो वो डेवलपमेंट वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के बारे में नहीं बताया गया, स्टेट लिस्ट में भी इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के बारे में नहीं बताया गया, कंकरेंट लिस्ट में बताया गया जहाँ पे दोनों मिलके बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके का कंफ्लिक्ट वाला सिचुएशन आता है तो ऐसे टाइम में यूनियन ही बनाएगा। तो यूनियन को क्यों दिया गया? ताकि वो स्टेट को कोऑपरेट कर सके। समझ में आए कि नहीं है? और आपको भी ऐसे भी पता है कि अगर हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो आप अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बताया गया। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन में चाहे लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करो, वो ऐसा क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया है ताकि आपके देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बना रहे। क्योंकि अगर हम ये बात करते हैं तो जो भारत है उसमें जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड है। चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे वो फाइनेंशियल पावर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। जैसा कि यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं तो हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारा जो देश है वो फेडरल कंट्री नहीं है, वो फेडरल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, उसमें भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करता है। और उस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या है कि सारी पावर सेंटर के पास होती है और सेंटर स्टेट के साथ मिल के काम करता है। समझ में आए कि नहीं है? चाहे यूनियन और स्टेट के बीच का रिलेशन हो, चाहे स्टेट स्टेट के बीच का रिलेशन हो, चाहे स्टेट के साथ किसी और ग्रुप का रिलेशन हो, तो ऐसा क्यों बनाया गया? और उसमें देखो जब इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर वो कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है ताकि दोनों मिलके उस पर कानून बना सके। हाँ, अगर कन्फ्लिक्ट जैसा सिचुएशन आता है तो ऐसे टाइम में यूनियन को पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन ब्रॉड आउटलाइन the pattern of welfare state advised at the fundamental principle on which it should rest। कि वेलफेयर स्टेट
वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या हो, सबका कल्याण हो। संविधान भी इसी की बात करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा संविधान कहता है। अच्छा, देयर आर द मेजर कार्नर स्टोर ऑफ प्लानिंग and its objective inscribed in the constitution that will breed enough union state tussle in coming decades and make it compulsory for the government to restore to reform with a human face rhetoric कि भाई यूनियन और स्टेट के बीच में तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविज़न बना दिए गए हैं। हमेशा यूनियन और स्टेट के बीच में तमाम तरीके के बवाल भी होते रहते हैं, लेकिन संविधान भी इस तरीके से खूबसूरती से लिखा गया है ताकि यूनियन हो चाहे स्टेट हो चाहे कोई भी हो, वो जो भी रिफॉर्म करे वो ह्यूमन फेस के हिसाब से करे, वेलफेयर स्टेट के हिसाब से करे। संविधान में ये सारी बातें लिखी हैं। वी कैन सी द मैथोलॉजी ऑफ प्लानिंग, लेकिन अब आप प्लानिंग की मैथोलॉजी को देखेंगे तो 1990 के बाद जो प्लानिंग की मैथोलॉजी है वो यू टर्न लेती है, क्योंकि 1990 में हम क्या करते हैं बेसिकली, 1990 में बेसिकली हम क्या करते हैं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वहाँ से प्लानिंग जो है, जो कॉन्सेप्ट है वो एक यू टर्न लेता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग में ज़्यादातर जो पावर है वो किसके पास है, सेंटर के पास है। स्टेट के पास उतनी पावर नहीं है, ज़्यादातर पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। तो आगे हम बात करते हैं द गवर्नमेंट। अब इसी सीरीज में आपको पता है कि हमारे देश में प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 में, और जो ये प्लानिंग कमीशन बना ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बना। अच्छा, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई भी ऐसी बॉडी है, अगर वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन से अपने पावर को डिराइव करती है तो उसको तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया यूपीएससी, तो यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो अपने पावर को कहाँ से डिराइव करती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। और ऐसी बॉडी जो अपने पावर को किसी एक्ट से डिराइव करती है, मान लो हमने बोल दिया नेशनल वुमेन कमीशन, तो ये जो वुमेन कमीशन है अपने पावर को कहाँ से डिराइव कर रही है, एक एक्ट से डिराइव कर रही है। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन को बनाया गया वो एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बनाया गया, ठीक है ना। और अगर हम देखते हैं तो हम अपने संविधान की तरफ अगर बहुत ध्यान लगा के देखें तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट हो चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, उस हर जगह पे सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात की गई है, और ऐसी बात की गई है कि लोगों को एडुकेट मीन्स मिल सके, उनके जीवन स्तर अच्छा रहे, उनको एम्प्लॉयमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, देश का इकोनॉमिक और सोशल जो है ऑर्डर जो है वो अच्छे से आगे निकलता रहे। इस तरीके के तमाम जो चीज़ें हैं वो फंडामेंटल राइट से लेके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हर जगह में क्या किया गया है, एम्बेडेड किया गया है। और इसी सीरीज में हमने देखा कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से मतलब इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन से कोई पावर इसको नहीं मिली और नहीं इसके लिए कोई लॉ बनाया गया, सीधे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया, बना दिया गया, जो देश के सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को क्या करेगा, अचीव करेगा। ऐसा नहीं कि सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव केवल प्लानिंग कमीशन ही अचीव करेगा, इसके बहुत सारे प्रोविज़न जो है वो कहाँ पर मेंशन है, आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसके बहुत सारे प्रोविज़न जो है कहाँ पर मेंशन है, फंडामेंटल राइट में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है। अभी मैंने थोड़ी देर में बताया कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में भी प्रोविज़न है, सेंटर स्टेट रिलेशन में प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन में, हर जगह पे। तो thus the basic objective of planning were already given in the provision of the Constitution of India। ऐसा नहीं कि केवल प्लानिंग कमीशन ही को जो ऑब्जेक्टिव दिया गया वही अचीव करेगा। जो प्लानिंग कमीशन है वही अपने प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को अचीव नहीं करेगा, इसके तमाम ऑब्जेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे दिए गए थे। अच्छा, दीज वर अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देखेंगे जो 1951 से लेकर 1956 तक है, उसका पहला वर्ड क्या है वो समझिए, द अर्ज टू इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज अंडर प्रेजेंट कंडीशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। कि अगर आज हम अपने देश में देखते हैं कि अगर उस समय की बात हो रही है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसमें क्या लिखा है, सोशल इकोनॉमिक चेंज के बारे में क्या लिखा है कि अगर हमारे देश में गरीबी है, इनकम को लेके इनइक्वालिटी है, इनकम, वेल्थ और अपॉर्चुनिटी को लेके इनइक्वालिटी है, तो द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी कैन नॉट ऑब्वियसली बी अचीव मेयरली बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ। कि जो आज हमारे पास वेल्थ है,
मतलब उस समय 1951 और 1956 में जो वेल्थ है, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करने से जो है पॉवर्टी खत्म नहीं होगी। नॉर कैन अ प्रोग्राम एमिंग ओनली एट रेजिंग प्रोडक्शन रिमूव एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी, कि अगर हम कोई प्रोग्राम बना दें और प्रोडक्शन वो बढ़ा दे तो उससे इनइक्वालिटी जो है रिच और पुअर के बीच में ख़त्म हो जाएगी। नहीं, दीज टू हैव टू बी कंसीडर्ड टुगेदर, इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, पॉवर्टी को भी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को भी, और इसी दोनों को साथ में लेके चलेंगे तभी जो है सोशल और इकोनॉमिक चेंज आ सकता है 1951 से 1956 में। ऐसा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का अपना क्या था, विजन था। द अबव ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग वर टाइम एंड अगेन एम्फसाइज्ड इन वन फॉर्म और अदर इन द कमिंग टाइम्स। और जैसा कि पहले 5 ईयर प्लान में जो बातें लिखी गई थी उसको किसी दूसरे लैंग्वेज में सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी क्या किया गया, डेवलप किया गया 1956 से 1961 में। अब उसकी क्या वर्डिंग है, द प्लान हैज़ टू कैरी फॉरवर्ड द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटेड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, कि जो पहला 5 ईयर प्लान था अब उसको ये कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। इट मस्ट प्रोवाइड फॉर अ लार्जर इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये किस पे फोकस कर रहा है, प्रोडक्शन पे फोकस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर रहा है। और ये कह रहा है साइमल्टेनियसली इट मस्ट एक्सेलरेट द इंस्टीट्यूशनल चेंज नीडेड टू मेक द इकोनॉमी मोर डायनेमिक एंड मोर प्रोग्रेसिव इन टर्म्स नो लेस ऑफ सोशल देन ऑफ इकोनॉमिक एंड्स। कि हमेशा याद रखिए कि जैसा कि हमने पहले 5 ईयर में प्लान में पढ़ा कि पॉवर्टी को आप अगर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन से सही करना चाहें तो नहीं, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, और उसके लिए इंस्टीट्यूशनल चेंज बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं करेंगे तब तक किसी भी तरीके का सोशल इकोनॉमिक चेंज नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये कैरी फॉरवर्ड है किसका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। द सेम ऑब्जेक्टिव वर रिपीटेड बाय द 6 5 ईयर प्लान, और 6 5 ईयर प्लान जो 1980 से 1985 के दौर में था उसमें भी आप देखेंगे कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है, उसी को रिपीट किया गया। वो क्या किया, द बेसिक टास्क ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज टू ब्रिंग अबाउट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे कह रहा है इंस्टीट्यूशनल चेंज, यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहा है इंस्टीट्यूशनल चेंज, और यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहा है स्ट्रक्चरल चेंज। तो इन्हीं वर्डों को आपको ध्यान रखना है। तो जो वहाँ है वो यहाँ है। ये भी बात कर रहा है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की। आज जो हम बात कर रहे हैं 2020 में सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की, उस समय भी बात हुई। पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, ये भी बात कर रहा है। सस्टेन ग्रोथ रहे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता रहे, क्योंकि जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि पॉवर्टी कम हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कम हो रहा है, और इकोनॉमी जो है सेल्फ रिलायंट हो रही है। और इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट तभी हो सकती है जब आपके देश का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इंस्टीट्यूशनल चेंज होगा। आज भी अगर मान लो नरेंद्र मोदी ने अगर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट का दावा कर रहे हैं तो वो कभी पॉसिबल नहीं है जब तक कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन न हो, जब तक कि इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन न हो। जैसा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंस्टीट्यूशनल चेंज की बात की, और 6 5 ईयर प्लान में ही फर्स्ट और सेकेंड को मिक्स करके दिखाया गया। ठीक है, इट विल बी हाईली नीडफुल टू इंक्वायरी अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन द एरा ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड इन द फिस्कल ईयर 1991 एंड 1992। क्योंकि आपको ही पता है 1991 और 1992 में हमने अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। हम जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे तो हमको पैसा चाहिए था, हमने बाहर से पैसा मंगाया, लेकिन उन्होंने कंडीशन रख दी। तो इसलिए हमें जो है जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 और 1992 में, वहाँ पर प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से इंक्वायरी करना बहुत क्या है, जरूरी है। मेड द एक्सपर्ट एंड इकोनॉमिक्स टू कंक्लूड मेनी क्वेश्चनेबल थिंग्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन द कंट्री। अब जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि उनके सामने बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए गए 1991 1992 में। द नीड टू शिफ्ट डिपेंडेंसी फ्रॉम वेज टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि भैया वेज
डिपेंडेंसी से निकलो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से निकलो। अच्छा, द स्टेट इज रोलिंग बैक एंड इकोनॉमी इज बिकनिंग प्रो मार्केट एंड सेक्टर वाइज, क्योंकि आपको ही पता है उसमें बाजार का दबदबा बढ़ रहा था, स्टेट का रोल क्या हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि हम अपने मार्केट को क्या कर रहे थे, प्राइवेटाइज कर रहे थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग नियरली आउटलाइन हैव बीन ब्लर्ड। अब यहाँ पर तो क्योंकि आपको ही पता है प्लानिंग में ज़्यादातर रोल किसका होता था, स्टेट का होता है, समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पर अब जो प्लानिंग है, अब उसका जो आउटलाइन है वो ब्लर होना, वो कम होना शुरू हो रहा है। द प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल इंड्यूस द इकोनॉमी इनटू द पिल्स ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म ईटीसी, क्योंकि भाई बाहर से पैसा आ रहा है और वो पैसा यूरोप और अमेरिका दे रहा है, तो न्यू इम्पीरियलिज्म मतलब एक नया साम्राज्यवाद, क्योंकि 1950 के पहले जो साम्राज्यवाद था वो अलग है और 1991 के बाद का साम्राज्यवाद क्या है वो अलग है। तो हमें इन सिनेरियो में 1991 और 1992 के प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव को समझना चाहिए। बट ऑल ऑफ द अबव गिवन डाउट्स वर क्लियर्ड बाय द फोर्थ कमिंग प्लान इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड। अब जैसे ही ये सब प्लान बन गया आपका, 1991 का इकोनॉमिक पॉलिसी बन गई नई वाली, तो उसके बाद जब हमारे देश का प्लानिंग का जो डॉक्यूमेंट आया तो वहाँ पे सारी बातें क्या हो गई, क्लियर हो गई। फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट द इकोनॉमी विल बी मोर डिपेंडेंट अपॉन प्राइवेट पार्टिसिपेंट, कि जो इकोनॉमी है वो प्राइवेट पार्टिसिपेंट पे ज़्यादा निर्भर रहेगी। एंड द नेचर ऑफ प्लानिंग विल बिकमिंग मोर इंडक्टिव विद द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग रिमेनिंग द सेम। लेकिन जो पहले के प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव हैं, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, समझ में आया कि नहीं आया, और इनकम इनइक्वालिटी को कम करना, वो सारा सेम रहेगा। तो दिस वॉज अनाउंस्ड बाई गवर्नमेंट वाइल लॉन्चिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म। और ये वर्ड, ये जो चीज़ें हैं वो उसी समय बोली गई जब क्या बोलते हैं नए इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी को हम लोग अडॉप्ट करे थे। देयर वाज नो चेंज इन द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इवन दो देयर वाज चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, कि हमने पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारा चेंज कर दिया, लेकिन हमने प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव में किसी तरीके का चेंज उस टाइम पे नहीं किया। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट वाइल अनाउंसिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, याद रखना बात। अच्छा, वाइल द 9th प्लान 1997-2002 was being launched, it was announced that the goal of planning in India which was set by Pandit ji have not changed, कि जो 1997 से लेके 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना 9th प्लान लगाया गया, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया था प्लानिंग को लेके वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। भले से हमने क्या किया है, नए जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म को अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें स्टेट का रोल कम हो रहा है, क्योंकि प्लानिंग में आपने पढ़ा ही है, नेशनल प्लानिंग कमेटी को पढ़ा है आपने, चाहे बॉम्बे प्लान पढ़ा है चाहे आपने जो भी बातें मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताई थी, तो सब में स्टेट के रोल ज़्यादा था, मतलब गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा था। द 9th प्लान डज नॉट अटेम्प्ट टू री इन्वेंट द व्हील, तो 9th प्लान ने किसी भी तरीके से उसमें इन्वेंशन करने का प्रयास नहीं किया। समझ में आएगी नहीं है। एट द सेम टाइम द गोल एंड टारगेट दिस प्लान अटेम्प्ट टू अचीव आर बेस्ड ऑन द लेसन ऑफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द 8th प्लान, कि मतलब जो 9th प्लान है वो उसका जो बेस है वो 8th प्लान से स्टार्ट होता है, और 8th प्लान जो है बेसिकली किसके समय का है, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म का है, और वो नया इकोनॉमिक रिफॉर्म कब है, 1991 से 1992। तो दीज एड्रेस टुडे प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस एंड ट्राई टू प्रिपेयर द नेशन फॉर टुमारो एज वेल। तो आज भी अगर हम बात करते हैं तो आज भी हमें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। फाइनली अ ब्रॉड कंसेंसस लुक involving through the process of planning and crystallizing on the 6 major objective of planning in India which are as follow। तो आप जान लीजिए कि कितने मेन ऑब्जेक्टिव हैं प्लानिंग के थे, अब तो वो है नहीं। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है पॉवर्टी एलिवेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंट्रोलिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिच और पुअर के बीच में गैप को कम करना, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सेल्फ रिलायंस। ऐसा नहीं कि सेल्फ रिलायंस आज की बात हो रही है, और यहाँ पे ध्यान से समझना, ड्यूरिंग द 1930 and 1940 there was an adherent desire among the nationalist, capitalist and the National Planning Committee for making the economy self-reliant in all economic sphere। कि अगर हम 1930 और 1940 के बीच की बात करें तो चाहे उस समय आपके देश का कोई नेशनलिस्ट रहा हो, चाहे आपके देश का कोई कैपिटलिस्ट रहा हो, चाहे हमारे देश की नेशनल प्लानिंग कमेटी रही हो, सभी लोग चाह रहे थे कि हर इकोनॉमिक स्फेयर में जो भारत है वो सेल्फ रिलायंट बने। सेल्फ रिलायंस
was defined not an autocracy but an effort to strike against a subordinate position in the world economy. What do you mean by self reliance? सेल्फ रिलायंस का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि आप जो चाहेंगे वही कराएंगे. सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि आप अपना ऐसा एक सबऑर्डिनेट पोजीशन बनाएं पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, है ना. एज जवाहरलाल नेहरू asserted, सेल्फ रिलायंस डज नॉट एक्सक्लूड इंटरनेशनल ट्रेड. जो है सेल्फ रिलायंस का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को बाहर नहीं निकालना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बाहर नहीं निकालना है, विच शुड बी इनकरेज बट विद अ व्यू अवॉइड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म. लेकिन इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म नहीं होना चाहिए. व्हाट इज इंपीरियलिज्म? मैंने इस पे बहुत सारी वीडियो बनाई है. इंडिया स्टिल स्ट्राइव फॉर सेल्फ रिलायंस इन एवरी फील्ड ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज serving the realities of the higher interdependence in the globalizing world post वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. आपको ही पता है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में इस बात का द्योतक है कि वो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग एजेंसी है, लेकिन आपको दिखाई देता है कि हम तो दूसरे को सर्व करते हैं, अपना कुछ सर्व नहीं करते. तो ऐसा नहीं कि सेल्फ रिलायंस की बात 2020 में हुई थी, सेल्फ रिलायंस की बात जो है प्लानिंग कमीशन ने की थी. और मॉडर्नाइजेशन इज अ लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्स्थ लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. तो ये 6 थे. इंडिया डिड नॉट मिस द चांस ऑफ एक्सेप्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इंडिया कभी भी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं चाहता था. तो शायद इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने अपने देश के इकोनॉमी का जो प्राइम मूविंग फोर्स है, अपने देश की जो इकोनॉमी का इंजन है, उसको किसको बना के रखा? इंडस्ट्री को. इट वाज इसेंशियल टू अडॉप्ट द चेंजिंग डायमेंशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. क्योंकि उस जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था और वो भी बंदा, कोई भी कंट्री अगर वो इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स नहीं बनाती थी तो ये माना जाता था कि ये बैकवर्ड है. शायद मैंने इसके ऊपर वीडियो आपको बना के दी है. और जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता था उसको बोला जाता था कि वो बैकवर्ड है, और जो इंडस्ट्री के ऊपर होता था उसको फॉरवर्ड बोला जाता था. इसीलिए इंडिया ने मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए ही इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स बनाया. The major objective of planning in India are not only broad but open-ended. वो बड़े ही नहीं, बहुत open-ended भी हैं. और उसमें नेशनलिस्ट से लेके फ्रीडम स्ट्रगल से लेके देश के प्रियम्बल से लेके डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लेके फंडामेंटल राइट से लेके फंडामेंटल ड्यूटीज से लेके सबको वेटेज दिया गया है. ये बात याद रखिएगा. और अगर हम बात करते हैं, द above given objective of planning got abolished when planning commission. अब ये सारा इसका प्लान खत्म हो गया जब इसको एक नया ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया. उसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया कि ये फेडरल ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा. तो क्या फेडरल ऑब्जेक्टिव को प्लानिंग अचीव नहीं कर रहा था? वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब चीज़ों को देख के ही बनाया गया था. तो अब आपका काम है कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों के फंक्शनिंग और दोनों की ऑब्जेक्टिव को सामने रखें. जो जो बातें मैंने यहाँ पे बोली हैं उसको सुने और अपना एनालिसिस करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. दिस इज विवेक गुरुजी. बाय बाय.